सो हाय एवरीवन, क्या आप जानते हो प्लैनेट्स कैसे मूव करते हैं स्पेस में। आज समझेंगे केपलर के 3 पावरफुल लॉज जो पूरे सोलर सिस्टम को एक्सप्लेन करते हैं। एंड तक देखो, स्पेस साइंस के बारे में बहुत कुछ नया पता चलेगा। तो शुरू करते हैं। सालों तक दुनिया वाले ये मानते रहे कि प्लैनेट सन के अराउंड एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं। फिर आया एक जर्मन साइंटिस्ट जिसका नाम था जोहानसन केपलर, जिन्होंने दुनिया वालों की सोच को ही बदल कर रख दिया। उन्होंने बताया कि प्लैनेट्स सन के अराउंड एक सर्कुलर नहीं बल्कि एक इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करते हैं। अब इस इलिप्टिकल पाथ को समझने से पहले हमको सर्कल समझना पड़ेगा, और सर्कल को समझने से पहले सर्कल की ज्योमेट्री को समझना पड़ेगा। सर्कल में क्या होता है, ये सर्कल का सेंटर है और सेंटर से लेकर के इसकी आउटर मोस्ट सरफेस तक, इसका जो सरकमफेरेंस है वहाँ तक की डिस्टेंस, सेंटर से लेके इसके सरफेस तक की डिस्टेंस को रेडियस बोला जाता है। ये रेडियस सर्कल के हर पॉइंट से उसके सरकमफेरेंस तक सेम होती है। जैसे कि हम यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस अगर 2 मीटर मान लें, तो इसमें सेंटर से यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस भी 2 मीटर ही होगा। तो हर पॉइंट से इसकी जो डिस्टेंस है वो सेम होगी। और ये सर्कल की इक्वेशन होती है x² + y² = r²। लेकिन जो प्लैनेट है वो सन के अराउंड एक सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं बल्कि एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। ये देखिए, ये है एलिप्स। अब इसके ऑर्बिट को समझने से पहले हमको एलिप्स की ज्योमेट्री को समझना पड़ेगा। एलिप्स का शेप कैसे बनता है। अगर हम सर्कल को टॉप बॉटम से थोड़ा दबा दें तो एलिप्स बन जाएगा, या फिर हम सर्कल को इसके बीच से थोड़ा स्ट्रेच कर दें कुछ इस तरीके से, तो एलिप्स बन जाएगा। अब जैसे कि सर्कल में सेंटर होता है वैसे ही एलिप्स में सेंटर नहीं, फोकस होता है। ये जो लाइन मैंने ड्रॉ करी है इसको बोला जाता है सेमी मेजर एक्सिस, और ये जो लाइन मैंने डॉटेड से ड्रॉ करी है इसको बोला जाता है सेमी माइनर एक्सिस। इसमें एलिप्स में यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस को हम a माने तो इसके यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस भी a ही होगी, और इसकी पूरी कंप्लीट डिस्टेंस 2a होगी। और इसका इलिप्स के सेंटर से इसके आउटर मोस्ट सरफेस तक का जो एक्सिस है उसको सेमी मेजर एक्सिस बोलेंगे, जो हॉरिजॉन्टल जा रहा है, और जो वर्टिकल आ रहा है उसमें इसके सेंटर से लेके इसके आउटर मोस्ट सरफेस तक के डिस्टेंस को सेमी माइनर एक्सिस बोलेंगे। इस पूरे को बोलेंगे मेजर एक्सिस, आधे को बोलेंगे सेमी मेजर एक्सिस, इस पूरे को बोलेंगे माइनर एक्सिस, और आधे को बोलेंगे सेमी माइनर एक्सिस। अब एलिप्स के शेप में 2 फोकाई होते हैं, पहला होता है F1 और दूसरा होता है F2, यानी कि 2 पॉइंट्स होते हैं। जैसे सर्कल में एक सेंटर होता है, एलिप्स में 2 फोकाई होते हैं। इन दोनों को मिला के बोलेंगे तो फोकाई बोल देंगे, जो कि प्लूरल फॉर्म है इनका, और सिंगुलर फॉर्म में इनको बोलेंगे फोकस। और एलिप्स की इक्वेशन जो होती है वो x² / a² + y² / b² = 1। ये एलिप्स की इक्वेशन होती है। थोड़ा अलग है ये सर्कल से, आप देख सकते हो सर्कल से थोड़ा अलग है ये। अब हमें समझ आ जाएगा कि प्लैनेट कैसे रिवॉल्व करता है सन के अराउंड एलिप्टिकल पाथ में। जैसा कि आप इसमें देख सकते हो, ये प्लैनेट अर्थ सन से मैक्सिमम डिस्टेंस पर है इस टाइम पर, और जब ये इससे जितना ज़्यादा दूर होगा उतना ही स्लो रिवॉल्व करेगा, और ये जैसे जैसे सन के पास आता जाएगा वैसे वैसे इसकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी। तो इस तरीके से हमने ये पता किया कि जो प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड एक इलिप्टिकल पाथ में ट्रैवल करते हैं, और जो सन है वो इनके
इलिप्स के दोनों फोकस में से किसी एक फोकस पर है, या तो सन यहाँ पर हो सकता है F1 फोकस पर, या सन यहाँ हो सकता है F2 फोकस पर, और प्लैनेट्स इसी तरीके से सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। जब ये डिस्टेंस मैक्सिमम हो जाती है यानी ज़्यादा हो जाती है तो हमें विंटर सीज़न देखने को मिलता है, और जब ये डिस्टेंस मिनिमम हो जाती है तो हमें समर सीज़न देखने को मिलता है। और यही केपलर का फर्स्ट लॉ है। केपलर ने बोला ऑल प्लैनेट मूव इन इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन विद ए सन लोकेटेड एट वन ऑफ द टू फोकाई ऑफ इलिप्स। यानी कि जिसके मायने ये हैं कि जो प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं और सन उनमें से के किसी एक फोकाई पर है, जिसे लॉ ऑफ ऑर्बिट भी कहा जाता है। लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। अब इससे एक सवाल खड़ा होता है यहाँ पे कि जब ये प्लैनेट अर्थ इस सन के अराउंड रिवॉल्व करता है एक इलिप्टिकल पाथ में, तो पहला क्वेश्चन तो है कि ये रिवॉल्व ही क्यों करता है इस इलिप्टिकल पाथ में, ये इस ऑर्बिट को छोड़ के बाहर क्यों नहीं निकल जाता। उसका रीज़न ये है कि अर्थ में एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है और सन में भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स इस सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और सन का ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अगर कंपेयर करें दोनों के ग्रेविटेशन फोर्स की तो सन का ग्रेविटी अर्थ के ग्रेविटी से बहुत ज़्यादा होता है। वो इसलिए कि सन का मास अर्थ से बहुत ज़्यादा है, तो ये अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो जब अट्रैक्ट करता है तो इस तरीके से इस ऑर्बिट में घूमते घूमते ये अर्थ सन के बिल्कुल पास तक चला जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्टेंस जो है अर्थ और सन की ये मिनिमम हो चुकी है, यानी बहुत पास आ चुका है। अब दूसरा सवाल ये खड़ा होता है कि ये अर्थ इसके अंदर गिर क्यों नहीं जाता। ये घूमते घूमते जब इसके इतना पास आ चुका है तो ये एक स्टेट ऐसी आनी चाहिए कि ये रिवॉल्व करते करते सन के अंदर ही गिर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसका रीज़न ये है कि जब आप पत्थर फेंकते हो टॉप टू बॉटम अपनी छत पे खड़े होके, तो वो पत्थर सीधा ऊपर से नीचे गिर जाता है। लेकिन अगर आप उस पत्थर को स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में फेंकोगे तो वो नीचे तो गिरेगा, लेकिन एक सर्टेन अमाउंट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद अर्थ उसी फेंके हुए पत्थर की तरह है कि ये इसके पास तो चला जाता है ग्रेविटेशनल सन के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, लेकिन उसका जो मोशन है जो उसको आगे चलाता रहता है उसकी वजह से वो हर बार रिवॉल्यूशन में सन के अंदर गिरते गिरते बचता रहता है। सो आई होप आपको समझ आया होगा। केपलर के सेकंड एंड थर्ड लॉ हम वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब।